तो यूजुअली जब एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं तो मैं ये पूरा जो सर्कल बनाया हूँ, ये सर्कल क्या है? दिस इज ए जोडियक, है ना। कितने डिग्री का हो जाएगा सर्कल जो है? 360। ऑफ 360 डिग्री। और मैं इसको जो है इक्वल डिवीजन माने करता है, 1 2 3 4 5 6। वैदिक में इक्वल डिवीजन होता है लेकिन आपका जब केपी एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो अनइक्वल डिविजन होता है। लेकिन जो भी हो, ये हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं साइन वाइज इसको बताऊंगा तो ईच साइन कितना डिग्री का होगा? 30। 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, इसको कालपुरुष कुंडली के हिसाब से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात है, कालपुरुष कुंडली में जब भी मैं बताऊंगा तो ये जो पहला हाउस है, ये कौन सा साइन होगा? ये एरीज। एरी, है ना। उसके बाद आप जैसे ही कहोगे ये टॉरस है, ये जेमिनी है, इसके बाद ये कैंसर साइन है, ये लियो साइन है, ये वर्गो साइन है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, इसके बाद ये सेजिटेरियस है, इसके बाद ये कैप्रिकॉन, एक्वारियस, और वो फाइनली जो है ये 12 नंबर हाउस है पाइसेस का, है ना। तो यहां तक सबको ही समझते हैं कि हाँ जी सर, 30 30 डिग्री में जैसे जैसे जाएंगे तो एरीज साइन भी बनेगा और ये बनेगा। लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करने का कोशिश करोगे तो इतना नॉलेज आपके लिए काफी नहीं है, ये सुपरफिशियल नॉलेज। आपको जो है डीप लेवल पे जाना ही पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए। कई बार आपको ये पता होगा कि जो भी फिफ्थ हाउस के दूरी में होते हैं उनके बीच फ्रेंडशिप होता है ना। उनके बीच बहुत सीरियस फ्रेंडशिप होता है। जैसे दो साइंस हैं, तो मैं आपको जैसे ही साइन बता दूंगा तो आप आराम से इस फॉर्मूला को यूज करके कह सकते हो कि दे आर ग्रेट फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, ये मानिए जो आपका फ्रेंडशिप वाला कंडीशन है, मैंने 2 कह दिया, तो ये कौन है? टॉरस साइन वीनस। और वीनस। तो 2 से जब हम काउंट करेंगे तो 4 मिलाइएगा। जब भी 5 काउंट करोगे इसका मतलब एक कम करके आप काउंट करिएगा। 10 काउंट करना है तो आप 9 मिला दीजिएगा, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि 9th दूरी पे कौन है। तो मैं 2 + 4 कर दिया, कौन सा साइन आ जाएगा? वर्गो, वर्गो। है ना। वर्गो साइन आ जाएगा, यानी कन्या। लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। तो हमें ये पता है कि ये दोनों एक दूसरे का परम मित्र हैं, वीनस एंड मर्क्यूरी। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है? ये आपका कृष्ण और सुदामा जैसा कॉम्बिनेशन है। यानी वीनस के घर में अगर मैं मरकरी को प्लेस कर दूं, जहां वीनस एक्सल्टेड होता है एक्चुअल में, तो वहां पे मरकरी डेबिलिटेटेड होता है। जहां मरकरी आपका एक्सल्टेड होता है वहां वीनस डेबिलिटेटेड होता है ना। तो मरकरी अपने ही घर में सबसे पावरफुल होता है, तो वीनस मरकरी के घर में वर्गो साइन में सबसे कमजोर हो जाता है। लेकिन दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, है ना। यानी वीनस का दशा आएगा, मरकरी का अंतर दशा आएगा, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा अगर दोनों का स्थिति चार्ट में सही है। तो हम क्या करेंगे, इसी तर्ज पे जब देखेंगे, सन का कौन सा साइन है? हाँ लियो। जी, लियो। लियो। तो सन का अगर लियो साइन है तो वहां से भी मैं 5 काउंट करूंगा तो आपको साइन कौन सा मिलेगा? सैजिटेरियस, है ना। 5 + 4, 5 काउंट करने का मतलब 4 ही मिलाना है, क्योंकि आपको ये 5 से ही काउंटिंग शुरू होता है, तो इसीलिए। और 9th साइन जो है सैजिटेरियस का है। अगेन सन एंड जुपिटर आर ग्रेट फ्रेंड्स। सन एंड जुपिटर आर ग्रेट फ्रेंड्स, है ना। सन एंड जुपिटर। तो आप किसी की भी प्लैनेट का एनर्जीज को समझना है तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर वो ट्राइन में है एक दूसरे से तो दे आर वेरी मच कनेक्टेड। बार बार बोलते हैं ना वीएनएन में, अगर कोई भी दो प्लैनेट ट्राइन में है तो ऐसे माना जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ है। तो ऐसे क्यों होता है? ऐसे क्या हो जाता है कि प्लैनेट का एनर्जी जब वो एक दूसरे से 5 दूरी पे रहते हैं तो एनर्जी आपस में बहुत सीरियसली इंटरफियर करता है। चाहे वो फ्रेंडली एनर्जी हो, चाहे वो किसी तरीके का भी एनर्जी हो, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी आ जाएगा व्हेन दे आर ट्राइंग टू ईच अदर।
नैसर्गिक उसमें शुभता आ जाएगा, क्योंकि वो ट्राइन हाउस है। लेकिन उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप यहाँ पे चार्ट बनाना चाहते हो, तो आप उस चार्ट का भी कॉम्बिनेशन को नहीं समझोगे तो आप कभी भी एस्ट्रोलॉजी के डीपर लेवल में नहीं जाओगे। एस्ट्रोलॉजी का डीपर लेवल क्या होता है, सुपरफिशियल लेवल से बाहर जाने के लिए आपको पहले कहाँ पे फोकस करना है, साइन पे। सुपरफिशियल लेवल है, कौन सा प्लैनेट कौन से साइन में है, तो आप कुछ जनरल चीजें ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको और अंदर जाना है तो कहाँ पे जाओगे, नक्षत्र। नक्षत्र में। उसके भी अंदर आपको जाना है तो कहाँ पे जाओगे, नक्षत्र सदगुण। पादम, है ना। सॉल्वर के लेवल पे जाएंगे, नक्षत्र पादम है, क्योंकि एक नक्षत्र का 4 पाद होता है, चारों का आंसर अलग होता है। और कौन से पादम में कैसे बिहेव करेगा, हमारा किताब में अभी नक्षत्रों को लेके एक डिटेल स्टडी आएगा। ये वाला किताब बिल्कुल फाइनल हो गया, मंडे से मैं डिस्पैच करना शुरू कर दूंगा। तो पादक क्या इंपोर्टेंस प्ले करता है वैदिक में, हमें उसको देखना है। अब यहां से भी अगर आपको आगे जाना है, केपी को मर्ज करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, सबलॉर्ड। और उसके बाद कहां पे जाओगे, सब। सबलॉर्ड। तो अगर मैं इसको डिग्री वाइज बताऊंगा कि कितने बड़ा एरिया को ये एक्चुअल में जो है वो करते हैं, तो आप पहले उसमें इनका पोजीशंस को समझना पड़ेगा, है ना। तो आप देखो, पोजीशंस एग्जैक्टली करोगे तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले से देखेंगे कि 1 से 4 नंबर साइन में ऐसे क्या हो जाता है कि पांचवें साइन में चीजें रिपीट होने लगते हैं, है ना। तो मैं पहले कहूंगा कि आपका ये जो साइन है एरीज, और ये जो साइन है कैंसर, अगर मैं यहाँ पे प्लैनेट्स का बात करूंगा तो 1 से 4 तक कौन कौन प्लैनेट आएंगे, लॉर्डशिप के हिसाब से कालपुरुष कुंडली में। मार्स, पहले आएगा वीनस, मार्स, मर्क्यूरी एंड उसके मून। बाद आएगा वीनस, फिर थर्ड के लिए आएगा मरकरी, और फोर्थ के लिए आएगा कैंसर, है ना। लेकिन जैसे ही फिर मैं लियो में आ जाऊंगा तो ये जो है कनेक्ट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एक दूसरे से कितना दूरी हो जाएगा, 5 दूरी। बात समझ रहे हैं, किसी भी साइन से आप 5वें दूरी पे जाएंगे तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। बीएनएन का वो फॉर्मूला कि जो भी प्लैनेट्स एक दूसरे से ट्राइन में रहते हैं, आप उनके लिए प्रेडिक्शन ऐसे करो कि वो एक ही हाउस में है, साथ में ही बैठे हुए हैं, यानी दिल से दिल जुड़ गया है। 5th हाउस लियो साइन, ये लव के लिए होता है, अफेक्शन के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। सो अल्टीमेटली ये जो कनेक्शन है ये यहां से आएगा आंसर्स। ये तो सारे प्लैनेट्स हैं, इनके बीच जो कनेक्शन है बहुत ही अजब तरीके का कनेक्शन है। अगर मैं कैंसर और लियो साइन लिखा हूं तो जो प्लैनेट्स यहाँ पे आएंगे वो आपका मून और सन हो जाएंगे, है ना। अगर मैं पूछूंगा हाँ जी लॉर्डशिप किसके पास है, तो आप इस तरीके से कहोगे मून एंड सन। तो जब ये प्लैनेट्स को मैं और डीपर लेवल पे स्टडी करूंगा तो मुझे एक्चुअल में उसके नक्षत्रों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और नक्षत्र इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें गाइड करने के लिए प्लैनेट्स हमारे टाइम को रूल करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, महादशा। यानी कोई पैदा हुआ तो एक पर्टिकुलर महादशा जो है उसका लाइफ कैसे होगा, उसके लाइफ का जर्नी कैसे होगा, कौन सा चीज उसको सबसे पहले मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया वो प्रोवाइड करता है ना। ये कहाँ से आता है, महादशा जो शुरुआती महादशा होता है, इट स्टार्ट्स विद द नक्षत्र ऑफ मून, चंद्रमा से नहीं होता। चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में है ना, एनके ऐसे लिख देता हूं मैं नक्षत्र के लिए, उस नक्षत्र का जो भी नक्षत्र लॉर्ड होगा उससे शुरू होगा। जैसे मानिए मैं कहता हूं कि मेरे जन्म के समय में चंद्रमा का महादशा शुरू हुआ था, शुरू इन द सेंस मेरा पहला महादशा चंद्रमा का है, तो वो भी डिपेंड करता है कि कितना पार्ट उसका जा चुका है, कितना बचा हुआ है। लेकिन उसका क्या अर्थ है, चंद्रमा मेरा कौन से नक्षत्र में है, चंद्रमा की नक्षत्र। चंद्रमा के ही नक्षत्र में है।
यानी जिसके नक्षत्र में आपका चंद्रमा होगा वही प्लैनेट आपको गाइड करने के लिए सबसे पहले आएगा। तो मानिए किसी के बर्थ चार्ट में सूर्य का नक्षत्र आ रहा है, गाइड करने का मतलब है उसके लाइफ में पिता का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, फादर का कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रोल होगा उसमें, फादर से ही बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा। अब मम्मी का जो रोल है वो तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे क्या हुआ है कि फादर का ही महादशा शुरू हो रहा है उस इंसान के लाइफ में। ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स को देखोगे आप। तो ये सारे चीजें जो आप कह रहे हो इसका मतलब है कि मेरे लाइफ का जो गाइडिंग जर्नी है, कौन से प्लैनेट कब आएगा, वो एक्चुअल में प्लैनेट डिसाइड नहीं करता है। कौन डिसाइड करता है? नक्षत्र। वो नक्षत्र डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है? वही प्लैनेट जिसके नक्षत्र में चंद्रमा है वो पहला आपके लिए दशा लेके आएगा, है ना, पहला दशा। अब अंतरदशा भी ऐसे ही होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है चंद्रमा का महादशा हुआ तो चंद्रमा का अंतरदशा होगा। तो ये ऐसा कौन सा कैलकुलेशन है कि 5 के बाद रिपीट हो जाता है, एक महादशा हमें गाइड करना शुरू कर देता है? और ऐसे क्या सीरियस लेवल ऑफ इंट्यूशन या सीरियस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नक्षत्र से मिलता है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको 4 ही जो स्टार्स साइंस हैं उसी पे फोकस करना है, क्योंकि ये रिपीट होता है। ये एक स्टार, 1 से लेकर 4 तक साइन, 4 से लेकर 7 तक साइन, 7 से लेकर 10 तक साइन और 10 से लेकर 1 तक साइन। तो आप ये समझ जाओ, इसमें अगर मैं नक्षत्र का बात करूं तो कितने नक्षत्र टोटल आ जाएंगे? एनीबॉडी हु कैन से? आपको इतना मैंने बताया है। 9. 9. ये तो 4 साइन आ गए, 1 से 4 तक 4 साइन आ गए, है ना। लेकिन नक्षत्र कितना आएंगे? 9. 9 नक्षत्र आएंगे, है ना। अब 9 नक्षत्र जब आ रहे हैं इसका मतलब है ये नक्षत्र का सीरीज 4 के बाद क्या होगा? रिपीट। रिपीट। यानी यहाँ पे जो नक्षत्र आ रहा है, जब मैं 5 दूरी पे कहूंगा तो यहाँ पे भी सेम नक्षत्र आएगा। जैसे मानिए ये पहला वाला नक्षत्र है, कौन सा नाम है? अश्विनी, है ना। तो यहाँ पे भी कौन सा नक्षत्र आएगा? केतु का. अश्विनी, मघा। केतु का नक्षत्र। यानी केतु यहाँ पे 1 में भी रूल कर रहा है और केतु चंद्रमा में भी रूल, चंद्रमा जैसे कंप्लीट होगा लियो में रूल कर रहा है ना। क्योंकि चंद्रमा तक तो आपके सारे नक्षत्र एक एक बार आ जाएंगे सारे प्लानेट के ऑर्डर पे। पहला केतु का नक्षत्र जो महादशा का ऑर्डर होता है, दूसरा कौन होगा? शुक्र का वीनस. नक्षत्र, शुक्र। तीसरा कौन होगा? सूर्य का नक्षत्र, चौथा होगा चंद्रमा का, पांचवा होगा मंगल का, छठा होगा राहु का, राहु. 7 नंबर होगा जुपिटर का, 8 नंबर होगा शनि का और 9 नंबर होगा बुध का। बुध। और वो एरीज से यही होंगे। जैसे ही 4 साइन क्रॉस कर लोगे फिर 5 में भी सेम रिपीट होंगे, जिस ऑर्डर में मैंने बताया। केतु 1 नंबर का, फिर आपका दूसरा, तीसरा, सेम ऑर्डर पे आएंगे। तो आपको एक बार जो है एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए इसको याद रख लेना है ना। बहुत कष्ट नहीं है वो। केतु, उसके बाद शुक्र, क्योंकि डिटैचमेंट के बाद जो है रिलेशनशिप का लॉर्ड आना चाहिए, है ना। उसके बाद आपका खुद के बारे में कुछ नजरिया बनना चाहिए, सूर्य। उसके बाद आपको समझना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी बनना है माइंड का सबसे बड़ा रोल है। उसके बाद मंगल, खाली माइंड से कुछ नहीं होगा, आपको पैशन के साथ उस एनर्जी को यूज भी करना है, मंगल। उसके बाद जाके राहु आएगा। ये जो है आपको फिर हर तरीके का तौर तरीका सिखेगा कि कैसे डिप्लोमेटिकली डील करोगे लोगों के साथ, कैसे हर सिचुएशन में आपको फायदा ढूंढना है, कैसे मटेरियल्स इकट्ठा करना है, कैसे जीतना है। ये सारे जो है रूल को तोड़ना, किसी तरीके से किसी को डिच करना या अपने इंटेलिजेंस से दूसरे का फायदा को कम करके खुद का फायदा बढ़ाना, वो सारे नेगेटिव चीजें आएंगे जब आपका एनर्जी आप यूज करना शुरू करेंगे। उसके बाद आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान कि हर कोई चीज जो है मेटेरियल बेस्ड नहीं है, कुछ हमें प्योर ज्ञान चाहिए। तो राहु के बाद जुपिटर,
उसके बाद जो है आप अपने कर्म के बारे में सोचना शुरू करोगे। भाई मैं जो किया हूँ एक बालक की तरह ही किया हूँ, बुद्धि हुआ नहीं है। अब धीरे धीरे चीजों को मैं अलग प्रोस्पेक्टिव पे देख रहा हूँ और मुझे कई सारे ऐसे कर्म करना है जो मैंने अभी तक किया नहीं है। तो शनि है। और तभी जाके आप क्या करोगे, अपने कम्युनिकेशन और अपने इंटेलिजेंस का रियल यूज करोगे। नहीं तो दिमाग में हर किसी का इंटेलिजेंस होता है, यूज कराएगा मर्क्यूरी। और फाइनली फिर क्या होगा, ये सारे चीजें जैसे ही खत्म हो जाएंगे, फिर से अटैचमेंट डिटैचमेंट का गेम शुरू हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ा जो पायदान है, ये आपका ऐसे नहीं है कि नीचे के मंजिल से आप ऊपर के मंजिल तक जा रहे हो। एक्चुअल में केतु यहाँ पे है हाईएस्ट लेवल पे, और मरकरी कहाँ पे है, सबसे लोएस्ट लेवल पे। फाउंडेशन मरकरी है। तभी तो विष्णु का रूप मरकरी के साथ रिलेट किया जाता है। विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। ये जो सेज पराशर है, या भृगु ऋषि का बात हम करते हैं, भृगु संहिता, है ना। तो भृगु के बारे में कहा जाता है कि एक मीटिंग में ये डिसीजन करना था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के बीच में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। ब्रह्मा है जो सृष्टि करते हैं, या विष्णु है जो पालन करते हैं, और महेश्वर है जो विनाश करते हैं। तो फिर ये उसका आंसर ढूंढने के लिए हर किसी के पास अलग अलग बार गए, एक एक बार। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा के लिए भृगु के मन में कोई रेस्पेक्ट नहीं था। ना तो उन्होंने ब्रह्मा के आदर में कोई मंत्र उच्चारण किए, ना तो जो आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए उन्होंने किया। तो ब्रह्मा ने भृगु को श्राप दे दिया कि जी आप जिस तरीके से मेरा अपमान कर रहे हो, इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। अब उस पे भी भृगु ने उत्तर दे दिया कि मैं आपके दंड देने से पहले ही आपको कह रहा हूं कि पूजा करने वाला कोई नहीं होगा, आपके कोई आपका पूजा नहीं करेगा। उसके बाद वो विष्णु जी के पास गए, तो वहां पे उन्होंने देखा कि विष्णु जो है अनंत शଯ୍या में सोए हुए हैं। उनको उठाने का कोशिश किए, और फिर वो गुस्सा होके विष्णु के वक्ष पे बड़े जोर से जो है अपने पैरों का प्रहार किया। अब हुआ क्या, विष्णु जी बाद में उठ के कहते हैं कि आपको पैर को कष्ट हुआ होगा, लेकिन लक्ष्मी माँ ने श्राप दिया कि तुमने ये जो काम किए हो, मैं किसी के भी घर जाऊं, तुम जिन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हो उनके पास मैं कभी नहीं जाऊंगा। और वो माफी मांगे वो अलग बात है, लेकिन वहां पे एक जो है भगवान थे जिनके पास वो फिर से कैलाश गए, उनको मिलने का भी कोशिश किए, तो उनको वहां पे जाने के लिए ही किसी ने अंदर जाने के लिए ही नहीं दिया। वो बार बार कोशिश किए जाने के लिए, जो शिव के दूत थे, उन्हें वो वहां पे पहुंचने ही जब नहीं दिया, तो कारण भी उन्होंने पता किया और पता चला जो है माँ पार्वती के साथ शिव जो है कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं जहां पे किसी तरीके का खलल उनको नहीं चाहिए। अब वो हम जो शिव के प्रतिमूर्ति को पूजा करते हैं लिंग के रूप में, उसके साथ इस कथन का बहुत बड़ा कनेक्शन है। अब बात यहाँ पे है कि वहां पे भी अल्टीमेटली उन्हें ये बोलना पड़ा कि जी ये तीनों को सेग्रीगेट करना, अलग अलग रूप में इनको, ये बलशाली है ये पावरफुल है, नहीं बताना है। ये सारे जो है एक्चुअल में कनेक्टेड हैं। जो परम ब्रह्म है ये उन्हीं का ही अंश है, और किसी का भी जो फंक्शन है उसको आप बहुत अच्छा, बहुत बुरा, ये सबसे उत्तम, ये कम उत्तम, इस तरीके से आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें इसी तर्ज पे चीजों को समझना है कि जब मैं इन चीजों को देख रहा हूं, ये सारे प्लैनेट्स, तो एक्चुअल सेंस में आप देखोगे तो इसमें से तीन जो है विष्णु को रिप्रेजेंट करेंगे, तीन जो है ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करेंगे, और तीन जो है शिव जी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं कह देता हूं कि जी विष्णु को रिप्रेजेंट करने वाले जो प्लैनेट्स हैं विष्णु जी के साथ किसका लिंक है, तो आप क्या कहोगे, विष्णु जी के साथ मरकरी का लिंक है ना, मर्क्यूरी। अब अगर मैं मर्क्यूरी को लिंक कर रहा हूं तो मैं 5 वाला रूल अप्लाई कर देता हूं, है ना। अब मरकरी का साइन हम ले लेते हैं, तीसरा साइन, तो उससे 5 कौन सा होगा,
Libra. Libra. Venus. 7 और Saturn. और उससे 5 कौन सा होगा? 11. Aquarius. मरकरी को मैं कहता हूं 6 ले लेते हैं, है ना। अब वहां से लिंक करेंगे क्योंकि ये कनेक्शंस होना चाहिए, तो हम देखते हैं कि कनेक्शंस कैसा है। तो आप देखो कनेक्शंस करिए, तो ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, और उसके 2. बाद क्या हो जाएगा? 2। तो आप देखो किसी भी ऑर्डर पे लो, मरकरी के साथ जो लिंक है वो हमेशा ही वीनस का और सैटर्न का रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं विष्णु जी को प्लैनेट्स में मरकरी के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो पालन करने के लिए एक्चुअली में आपके अंदर 3 एनर्जीज डेफिनेटली होना चाहिए। आप किसका पालन करते हो? जहां पे आप रिलेशनशिप के साथ कनेक्शंस करते हो उसी का पालन करते हो। तो वीनस रिलेशनशिप का कारक है, और जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, उसको आप शादी कह लो, उसको आप दो लोग एक साथ संसार के बंधन में बंधे हुए कह लो, लेकिन उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो उस रिलेशनशिप के वजह से है। और आप फिर क्या करते हो? उन्हीं रिलेशनशिप के लिए ही अपना कर्म करते हो। पहले आप कभी भी नहीं लगता है आपको कि जी मैं सारा कर्म जो है अपने लिए कर रहा हूँ, बच्चे के लिए कर रहा हूँ, पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ, फैमिली के लिए कर रहा हूँ। लेकिन जो रियल कर्म है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी या तो आपके लिए किसी ने निभाया है या आप किसी के लिए निभा रहे हैं। बच्चे, आप किसी के बच्चे थे तो वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, और आप किसी का पिता बन रहे हो तो आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। तो अभी हमें यहाँ पे भी अगर प्लैनेट्स को देख के ढूंढना पड़ेगा, तो हमें ये भी देखना होगा कि सबका प्राइम कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और वो कैरेक्टरिस्टिक रिपीट ही क्यों होता है। क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पे आप जब देखोगे तो 1 से 5 में रिपीट होता है, 5 से 9 में रिपीट होता है, और 9 से फिर 1 में रिपीट होता है। यानी जितने भी नक्षत्र बनेंगे उनका ऑर्डर यहाँ पे रिपीट होगा। जैसे ही आप 1 से 4 तक पहुंचोगे और 5 स्टार्ट होगा, तो सेम ऑर्डर जिस पे आप गए थे उसी पे आएगा। तो इसीलिए नक्षत्र भी याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। डिस्ट्रक्शन के लिए हम शिव जी को ही कारण बताते हैं। तो शिव जी को अगर डिस्ट्रक्शन का कारण बताएंगे, तो आप देखिए 8th जो है डेथ का जो है हमारा सिंबलिज्म है ना। 12 जो है खर्च हो जाना, व्यय का सिंबलिज्म है, और उसके साथ में 4th को जोड़ूंगा, है ना। तो आप देखो अगर संतान 5 नंबर है तो उससे 12th कौन सा है? 4th, इजंट इट। संतान जो है वो 5 नंबर है, तो फिर वहां से 12th जो है वो 4th। ऐसे ही आपका लाइफ अगर 1 से देखा जाता है तो उससे 12th कौन सा हो गया? 12th। और जो आप भाग्य कहते हो, पास्ट लाइफ कहते हो, पिता के साथ जो संबंध है 9th हाउस, उससे 12th कौन हो गया? 8th हाउस ऑफ डेथ। तो ये हर चीजें जो है ना एक्चुअल में किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। 5 से 4, 1 से 12 और 9 से 8, जबकि ये मातृकराल खाव से। वो चंद्रमा का डिस्ट्रक्शन के पीछे शिव जी का जो है बहुत बड़ा रोल है। चंद्रमा क्यों शिव जी के मस्तक में विराजमान है? चंद्रमा 15 दिन में छोटा क्यों होते हैं, फिर 15 दिन बड़े क्यों होते हैं? किसने श्राप दिया था? और जो जुपिटर है उसका चंद्रमा के साथ क्या कनेक्शन है? बुध का चंद्रमा के साथ क्या कनेक्शन है? जुपिटर 4th हाउस में क्यों एक्सल्टेड होते हैं? वही चंद्रमा शिव के सर पे क्यों विराजमान है? चंद्रमा को जिसने भी श्राप दिया था उस श्राप से एक तरीके से मुक्ति किसने दिया? तो ये सारे आपको फिर ये कनेक्शंस बताएंगे, है ना। और कहीं ना कहीं पे हम लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, है ना। जब आप क्रिएशन का बात करते हो तो आप फिर देखो वो बुद्ध वगैरह से नहीं होगा, ये है आपका क्रिएशन, है ना। ये आपके संतान का क्रिएशन, ये आपके पिता का क्रिएशन, है ना। फादर, चाइल्ड, ये आप खुद, है ना। अब ये ब्रह्मा के साथ रिलेटेड है।
क्रिएशन, उनका पोर्टफोलियो है ना। लाइफ में प्यार हो जाता है, लव, क्रिएशन होता है लियो साइन से। ज्ञान का भी क्रिएशन होता है, आप ढूंढ लेते हो हाँ जी यही ज्ञान है, ये एक्सपीरियंस ही मेरा ज्ञान है, आपका जुपिटर का शुरू हो जाता है। और ये आपका शरीर का, इंटेलिजेंस का, इंटेलेक्ट का, एनर्जी का फर्स्ट हाउस। तो इसका मतलब ये सारे क्रिएशन के साथ कनेक्टेड है। तो जो भी इस कनेक्शन को समझ जाएगा वो फिर ना प्लानेट लेवल से और एक डीपर लेवल पे चला जाएगा। और ये रिपीटेशन को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सारा रिपीटेशन, साइन का कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, सबका नेचर अलग अलग है। एरीज और लियो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं उनमें। लियो और सेजिटेरियस वो एक दूसरे का मित्र हो सकते हैं, उनका स्वामी, लेकिन डिफरेंसेस तो वहां पे भी है। लेकिन ये जो डिफरेंसेस है नक्षत्र के लेवल पे, अलग अलग नक्षत्र का वो लॉर्ड बनेंगे, लेकिन उनका जो नाम, नंबर, डिग्री, वो सारे एग्जैक्टली रिपीट होते हैं। कैसे? तो आप देखो, जो सबसे पहला नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट तक जाएगा, है ना। कौन से साइन में? एरीज में। और लॉर्ड कौन होगा उसका? 13 डिग्री 20 मिनट केतु। उसके बाद जैसे ही आप जाओगे 26 डिग्री 40 मिनट, कौन लॉर्ड बनेगा? इसका बनेगा वीनस। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1 2 ऐसे नेमिंग कर देता हूं, ये 1 है, ये 2 है, और ये जो है 3 है। कहां से शुरू? 26 डिग्री 40 मिनट से लेके कहां तक जाएगा? 10 डिग्री नेक्स्ट साइन तक। वो साइन कहां पे आएगा? एरीज के बाद टॉरस में आएगा, है ना। ये स्प्रेड हुआ है। तो आप देखो, ये जो नंबर मैं बता रहा हूं 1 2 एंड 3, ये कदम ताल जब करते हैं, पैरेड करते हैं, तो ऐसे नंबर रिपीट होता है। इसी के धुन पे जो है आप मार्च ऑन करते हो, है ना। तो यहाँ पे मैं उसी नंबर को सिंपली रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ 40 डिग्री जब भी हो जाएगा तो 3 नक्षत्र कंप्लीट हो जाते हैं। कितने डिग्री में? 40 डिग्री। और 4 साइन जो है वो कितने डिग्री का होगा टोटल? हाँ जी, 120 120 डिग्री का। 4 साइन जो है 120 डिग्री का है। तो मैं क्या करूंगा, 40 डिग्री 40 डिग्री और 40 डिग्री ऐसे रिपीट करूंगा। और 360 डिग्री का कितना हो जाएगा? अगर मैं 360 को डिवाइड करता हूं तो वो भी जो है आपका 3 डिवीजन बनेंगे इस तरीके का, 120 120 120। तो आप देखो, ये जो नंबर्स है मैं इसके साथ एसोसिएट कर रहा हूं, है ना। ये पहला वाला 40 डिग्री के साथ कौन कौन से नक्षत्र एसोसिएटेड होंगे? 1 2 एंड 3। बात समझ गए? फर्स्ट नक्षत्र, सेकंड नक्षत्र एंड थर्ड नक्षत्र। फिर जो 40 डिग्री आएगा उसके साथ कौन कनेक्ट होगा? 3 तो आप 4 यहाँ पे 3 4 और 5 कहोगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये नक्षत्र है ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसका सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट, एक पादा जो मैं कह रहा था, एक पाद ही बचा हुआ है ना। वो कहाँ जाएगा बाकी 3 पाद? थर्ड साइन में, जेमिनी वाला साइन में चले जाएंगे, है ना। नहीं, जेमिनी कह रहा हूँ, टॉरस वाले साइन में चले जाएंगे। ये जो है पहला साइन का कॉम्बिनेशन से एरीज का पहले 2 कंप्लीट नक्षत्र आएंगे, फिर थर्ड नक्षत्र का एक ही पादव बचेगा, उसका 3 पादव फिर से उसी साइन पे जाएंगे। तो आपने देखा टॉरस पे चला गया, तो इसीलिए 3 4 5। उसके बाद क्या होगा नंबरिंग? एनीबॉडी हु कैन से? 5 6 7 फिर 5 6 7। यानी इसका मतलब है कि हर तीसरा प्लानेट बाकी रह जाता है नक्षत्र जो है, और वो दोनों जगह को कनेक्ट करता है। मैं उसको भी अभी बताऊंगा कि वो कनेक्शंस क्या है, नाम पे बाद में जाएंगे, है ना। तो कनेक्शंस क्या है? 5 6 और 7। और फाइनल कनेक्शन क्या है? 7 8 और 9। अब साइन में बता देता हूं कि ये जो हम लिखे हैं नंबर, इसका ये जो हाउस हमने बनाया था उसके साथ क्या कनेक्शन है ना। तो बताइए, एरीज के साथ कौन कौन से ग्रहों का नक्षत्र जुड़ा हुआ है? हाँ जी, एरीज के साथ Ketu, Sun कौन? Venus and Sun.
अब हम उसको यहाँ पे देख लेंगे, है ना। एरीज के साथ केतु, वीनस एंड सन। सन कंप्लीटली जुड़ा हुआ है, इनकम्प्लीटली जुड़ा हुआ है? कंप्लीटली जुड़ा हुआ है, Partially. Partially. पार्शियली जुड़ा हुआ है ना। The other is तो in हम Taurus. देखते हैं अभी उस चीज को कि जब मैं लिखूंगा तो ये नक्षत्र का नंबर है, सोच लेना 1, 2 एंड 3। कौन से साइन के लिए? एरीज, है ना। अब टॉरस के लिए बताओ, टॉरस। तो ये फिर 3, 4 Sun, Moon, and एंड Mars. 5, है ना। नंबर से हम देख लिए 3, 4 एंड 5। फिर कौन सा साइन है? Gemini. जेमिनी साइन। तो ये 5 फिर से जो है खाली है, आधा इधर जाएगा। 5, 6 एंड 7, ये कौन सा साइन है? कैंसर। Gemini. तो जेमिनी से बाद में आ जाएगा कैंसर। क्या नंबर होगा? 7, 8, 8 and 9. 9। इसका मतलब 9 नक्षत्रों का नाम अलग है, लेकिन ये जो 4 राशि हैं उनमें ये सारे प्लैनेट्स उनके नक्षत्र स्वामी बन जाएंगे। कौन से ऑर्डर में? जिस ऑर्डर में आपका महादशा चलता है ना। पहला हमेशा केतु के भाग में, केतु, फिर शुक्र, फिर कौन? सूर्य। वही सूर्य यहाँ पे रिपीट होंगे दूसरे साइन में, फिर चंद्रमा, फिर मंगल। उसके बाद क्या होगा? फिर से मंगल रिपीट होंगे, राहु, जुपिटर, फिर से जुपिटर रिपीट होंगे, शनि और बुध। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो रिपीट होने वाले कौन है और वो कौन से प्लैनेट हैं, क्योंकि इसको जब आप समझ जाओगे तो आप जो है ना वो नक्षत्र का एनर्जी को भी समझ जाओगे। ऐसा नहीं है कि नाम याद रखने से आप एनर्जी समझोगे। याद रखने से कुछ भी समझ में नहीं आता है, आपको कारण समझना है कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो अब देखो मैंने कितना आराम से लिख लिया। अब मैं जब लियो भी लिखूंगा यहाँ पे लियो, तो भी सेम जो है आपके नक्षत्र होंगे, इजंट इट। यानी एरीज के जो नक्षत्र हैं लियो के एग्जैक्टली वो नक्षत्र सेम है। पहला नक्षत्र कौन सा होगा लियो का स्वामी? केतु। टू। Ketu. दूसरा कौन होगा? Venus. वीनस। तीसरा कौन होगा? Surya. सूर्य। लेकिन ये सूर्य कंप्लीट होंगे क्या? नहीं, इनकम्प्लीट होगा. इनकम्प्लीट। अपना ही इस राशि है लेकिन सूर्य इनकम्प्लीट है। सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु राहु और केतु, लेकिन उसके नक्षत्र में केतु है। सूर्य जहां पे डेबिलिटेटेड है वो विनस वाला जो है नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है। कितने डिग्री का? 13 डिग्री 20 मिनट का। क्या हो जब खेल है। यहाँ पे मंगल है ना, कुजवत केतु, तो मंगल का हिस्सा केतु के साथ। विनस ये रिलेशनशिप को पैशन प्रोवाइड करने वाला एनर्जी है एरीज, और ये रिलेशनशिप का कारक अब जुड़ा हुआ है। लेकिन अपना अति मित्र भी साथ में है जो एक्सल्टेड होते हैं। तो देखो कितने गलत तरीके का कॉम्बिनेशन है एनर्जीज में। बहुत सिंक्रोनाइजेशन नहीं है कि सारे पॉजिटिविटी एक साइन के अंदर है। अब बताओ सूर्य और केतु सेम कैसे हो सकते हैं? सूर्य का एनर्जी और केतु का एनर्जी सेम हो सकता है? वीनस का एनर्जी सूर्य का एनर्जी कभी भी सेम नहीं हो सकता। रिलेशनशिप का कारक और डिटेचमेंट का कारक वो सेम ही साइन में है। और फिर वो कौन सा साइन है? साइन ऑफ लव, साइन ऑफ एफेक्शन। क्या अजब कॉम्बिनेशन है। केतु साइन ऑफ एफेक्शन में आ रहा है नक्षत्र लॉर्ड बन के। और केपी एस्ट्रोलॉजी कहता है कि हर प्लानेट अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देता है सबसे पहले, बढ़ चढ़ के नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देता है, फिर जो साइन में वो बैठा हुआ है उसका रिजल्ट देता है। लोग कहेंगे मेरा तो लियो साइन में है, मुझे जॉब ही नहीं मिल रहा है। अरे ये तो देखो जॉब का कारक शनि केतु के साथ बैठा हुआ है क्या। कितने जॉब छोड़ोगे तो आपको जॉब मिलेगा। आपको फिर याद रखने का कोई जरूरत नहीं है कि कौन से नक्षत्र का एनर्जी मुझे मिल रहा है। अगर इस चार्ट को आपने याद रख लिया और सब प्लानेट का 3-3 नक्षत्र होंगे, वो तीनों नक्षत्रों का एनर्जी
एक पर्टिकुलर एनर्जी का अलग अलग फॉर्म होगा। जैसे केतु का मेन फॉर्म क्या है? डिटैचमेंट, इंट्यूशन, किसी भी तरीके से कोई मेटेरियलिस्टिक चीजों से दूर भागने का जो इंटरेस्ट। ये दुनिया मेटेरियल चीजों से बना नहीं हुआ है, इसमें स्पिरिचुअलिज्म है। ये भी समझना जो है केतु का काम है। तो तीनों है ना। अब मैं जैसे ही कहूंगा मूल, किसका नक्षत्र है? मूल। केतु। क्या नाम है ना? मूल का मतलब क्या है? रूट, जड़। जड़, है ना। अब 8 नंबर घर को अपना घर मानता है केतु, 9 नंबर घर के साथ जुड़ा हुआ केतु, है ना। जुपिटर के साइन में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला केतु। जुपिटर जीव है, तो जीव का जड़ कौन हो गया? केतु। तभी केतु कनेक्ट करता है पास्ट लाइफ के साथ, वो रूट है। तो कोई भी चीज को समझना है तो उसके रूट तक जाना चाहिए कि वो इंसान कौन से ऐसा चीज है जिसको लेके स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, उसका इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा है, और वहां से वो डिटैच भी होना चाहता है। डिटैचमेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ अटैचमेंट जिसके साथ होता है, हम यूजुअली उसी के साथ ही डिटैच्ड होते हैं, है ना। कोई ना कोई ऐसे टाइम आएगा जब वो डिटैचमेंट हावी हो जाएगा। जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, या तो वो इंसान आपके पास रहता नहीं है, या इतना दूर चला जाता है कि वो कनेक्शन से ब्रेक हो जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, पता चला आपने प्यार किया और आपका जो पार्टनर है वो जाके कोई फॉरेन कंट्री में सेटल हो गया, आप वहां पहुंच ही नहीं सकते हो। तो आपको रूट ढूंढना है कि हर ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे रूट क्या है। मेरे लाइफ में कोई बदलाव आया है, कोई रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, कोई मेरे से दूर चला गया है, तो कौन से दशा में हुआ है? जो प्लानेट उसको किया है, क्या एक्चुअल में उसके रूट में केतु है? केतु है का मतलब है वो रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस बन जाएगा, बहुत दिन के बाद हो सके रिपीट हो, अगर किस्मत होगा तो रिपीट होगा, नहीं तो फिर अगले जन्म में मिलेंगे। तो रूट तक पहुंचना है, कौन से दशा में हुआ है, केतु का इफेक्ट है या और किसी का इफेक्ट है, कौन से दशा शुरू हुआ था तो वो डिटैचमेंट हुआ है, आपको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी आप रूट तक जाओगे। तो केतु डिटैचमेंट है। लेकिन अश्विनी नक्षत्र जो है किसके लिए जाना जाता है? अश्विनी हीलिंग पावर। एज अ हीलर्स। हीलिंग पावर। हीलिंग पावर, है ना। हीलिंग पावर, क्या बात है ना। अश्विनी भ्राता हैं, दो भाई हैं, है ना? ये क्या करते हैं? आपको रोग से मुक्ति देते हैं, हील करते हैं, हीलिंग। लेकिन लॉर्ड कौन बन गया हमारा? केतु। तभी कहते हैं जिस चीज का इलाज नहीं है उसका इलाज कौन है? केतु। स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करना, भगवान के नाम और गुण का गाना, गान करना, है ना। और जो रामायण में एक बहुत ही बढ़िया गाना था, माय फेवराइट, यही रात अंतिम, यही रात भारी, है ना। तो जब अंतिम और भारी वाला कॉम्बिनेशन लाइफ में आ जाए, हु विल सेव यू? केतु हील करेगा, है ना। केतु किसको हील करेगा? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट साइन। विच साइन? एरीज, रिप्रेजेंटिंग हेड। जब आप हेडलेस बन जाओगे, जब हेड ही नहीं रहेगा, तो उससे अच्छा हीलिंग क्या हो सकता है ना। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? सर कटा दोगे? सर कटा बनेंगे? नो। इसका मतलब ये हुआ कि उस चीज को लेके दिमाग में उतना बड़ा घर मत बनाओ ताकि दिमाग और कुछ करना बंद कर दे। गेट डिटेस्ट, बहुत ज्यादा सोचो मत। कुछ चीजों को भगवान के हाथ में दे दो कि प्रभु आप जिसने जैसे तय किया वही मेरे लाइफ में हो रहा है, और आप ही आगे तय करोगे क्या करना है। जस्ट लाइक द्रौपदी, जिसने पूरा दिमाग लगाया, पूरा एनर्जी लगाया, पूरा पैशन के साथ अपने आबरू को बचाने का कोशिश किया, लेकिन कब उसको मुक्ति मिला? When she left it to the God, कि भगवान अब तो आपका बारी है,
आप देखो क्या करना है। और वो जो बारी है ना, वो केतु है। डिटैचमेंट का रियल मीनिंग वही है। हम छोटे से दिमाग में बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करने के लिए हमारा चाहत होता है, बहुत कुछ पाने का चाहत होता है, और उससे हमें दुख भी मिलता है। बहुत दुखी होते हैं हम, दूसरों से कंपेयर करके और दुखी हो जाते हैं, उसको मिला मुझे नहीं मिला। लेकिन जब आप केतु का करते हो ना, कि अब मैं नहीं मिला तो नहीं मिला, मैंने अपने ओर से कोशिश किया, अब भगवान ने जो तय किया वही मुझे मिला है, एंड आई वांट टू ग्रैब दैट, दैट इज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वो केतु है। हीलिंग तभी होगा जब आप केतु को आगे कर दोगे। हीलिंग चाहिए ना आपको, तो आपके एनर्जी, माइंड, पैशन, पराक्रम, पावर, जो सारे मंगल के गुण हैं, उसको साइड में रख दो और ये समझ जाओ छोटा सा दिमाग है, छोटा सा एनर्जी है हमारा, और वो जो सुप्रीम लॉर्ड हैं उनका एनर्जी का क्या कहना। आई हैव टू सरेंडर। अब भगवान का विश्व रूप देखने के लिए अर्जुन ने कोशिश किया, तो भगवान पहले उसको आंखें दी। ये जो छोटा आंखें है ना अर्जुन, इससे तू मेरा तेज सह नहीं पाएगा, तुझे स्पेशल आंखें चाहिए। तो स्पेशल आंखें कहाँ पे होता है? स्पेशल आंखें डेफिनेटली आपके जो आंखें हैं वहां नहीं होता। आंखें बंद करने के बाद स्पेशल आंखें मिलता है। जैसे शिव जी का तीसरा नयन, आंखों का जो रियल पोजीशन है वहां पे नहीं होता। तो स्पेशल आंखों का मतलब है बाहर देखने वाला आंखें नहीं, अंदर झांकने वाला आंखें। कौन प्रोवाइड करेगा? बाहर देखने के लिए आपको सन और मून चाहिए, रियल आंखें चाहिए, है ना। लेकिन अंदर देखने के लिए आपको इंट्यूशन चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा इंट्यूशन? केतु। और यही केतु हैं जो आपको आगे की चीजों को भी दिखाएंगे। जो रियल है, रियल जब होगा तभी जाके देखेंगे, लेकिन जो हुआ नहीं है उसको भी देखने का कैपेबिलिटीज केतु में है। तभी तो सूर्य जहां पे एग्जल्टेड होते हैं, उस राशि का सबसे पहला पार्ट किसके पास जाता है? केतु केतु। के पास। और रियल सरप्राइजिंग बात यह है कि सूर्य जहां एग्जल्टेड होते हैं, उसका भी पार्ट किसके अंडर होता है? केतु के अंदर। केतु क्या है? रूट है। आप किसी का भी रेस्पेक्ट पा सकते हो जब आप उसके रूट तक पहुंचते हो, कि एक्चुअल में वो इंसान का स्टैंडिंग क्या है, वो रियल में है कौन। बाहर तो ऐसे दिख रहा है गरीब है, शक्ल से ऐसे लग रहा है कुछ आता ही नहीं है उसको ज्ञान, सारा ज्ञान तो मेरे पास ही है। और वो मैं जो है ना, ये मैं जो है वही आपका सन है। मैं ही सब कुछ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से ज्ञानी कोई नहीं है। अब वो सन के बाद जब रूट पे पहुंच जाते हो, अरे मैं जो हूं ये इंसान भी वही है। हमने अपने आप को बांट रखे हैं, लेकिन सभी को तो इसी ईश्वर ने शुरू किया है। इसने कौन से वर्ण बना लिया, कास्ट बना लिया। अब अल्टीमेटली आप उस इंसान को देख रहे हो जो आपके अंदर भी है, आपका रेस्पेक्ट है उसके लिए। अब वो केतु है, आपको एक्जल्टेशन दिलाएगा। जब आप बाहर के चीजों को देखते हो तो आप कभी भी फेमस नहीं होते हो। जब आप जो चीजें दिखा नहीं है, जो अभी है नहीं, या जो होके भी छुपा हुआ है, उसको ढूंढते हो, तब जाके आप फेमस बनते हो। आपका नेम फेम बहुत हाईएस्ट ऑर्डर का होता है, और उसका भी कारक केतु है। केतु ही इंट्यूशन है। केतु ही जो चीजें छुपा हुआ है उसको देखने का कैपेबिलिटीज रखता है। केतु ही वही प्लानेट है जिसको देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, बिना आंखों के सबसे ज्यादा दूर तक केतु देख सकता है। तभी आप देखो उस केतु का कनेक्शन दूसरा साइन में भी होता है। खाली सूर्य जहां एग्जल्टेड होते हैं वहां नहीं होता। और कौन से साइन में होता है? लियो। लियो में, क्योंकि रिपीट होगा। उसका पहला 13 डिग्री, यानी लगभग आधा कह लो आप। 40% किसके पास? 40 to 45% केतु के पास, है ना। फिर हम लव को भी उसी हाउस से देखते हैं जिसका नक्षत्र लॉर्ड केतु है। बहुत ही अजब कॉम्बिनेशन है।
केतु के बिना प्यार हो ही नहीं सकता है। वो डिटैचमेंट का कारक आपके लिए हो सकता है, लेकिन वही केतु हैं जो गणेश जी के पावर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। केतु के लिए गणेश जी का पूजा करते हैं। क्यों? जो भी प्लैनेट, जो भी डेटी, उनका सर है नहीं या कभी था नहीं, और फिर एक दूसरा सर उनके ऊपर माउंट किया गया है, दैट डेटी इज एसोसिएटेड विथ केतु। जहां पे भी इंसान का सर है नहीं, किसी जानवर का शरीर है, तो आप देखना केतु का कनेक्शन है। और ऐसे एक दो नहीं, कई सारे डेटीज हैं जिनके सर जो है एक बार कभी ना कभी कटा था, है ना। गणेश जी एग्जाम्पल है, माँ छिन्नमस्ता एग्जाम्पल है। जो आप रूप देखते हो, हयग्रीव एक रूप है जिसमें भगवान के ऊपर घोड़े का सर को लगाया गया था, है ना। वो भी सेग्रीगेट हुआ था, कहते हैं युद्ध करके थक गए थे भगवान, और वो सर के नीब के ऊपर, जो सर का पॉइंटर होता है उस पे जो है आपका, जैसे मानिए एरो का, वो रेस्ट ले रहे थे। अब उसी से ही गलती से सर कट गया, तो फिर वो लगा गया। ये सारे स्पिरिचुअल स्टोरीज हैं, ये खाली लिटरेरी सेंस में है नहीं, आपको देखना पड़ेगा। ऐसे क्या होता है कि गणेश जी को पूजा करने से केतु का आशीर्वाद मिलता है, इंट्यूशन बड़ा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आप शेयर मार्केट करना चाहते हो और आपने गणेश जी का पूजा किया ही नहीं, आप जितना कोशिश कर लो, आप बार 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 ना नुकसान फेस करोगे ही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, सबसे कौन सा बड़ा लॉर्ड होते हैं जिनका पूजा धूमधाम से होता है मुंबई में? गणपति। गणेश जी। है ना। कि शेयर मार्केट देखो, कुछ रिमेडीज मैं बताऊंगा जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ, आपको भी मैं बताऊंगा, आप अप्लाई करिएगा। पैसेंस कैसे आएगा, एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के बाद कैसे उसमें बैठे रहोगे, चाहे महीने के लिए बैठो चाहे 6 महीने के लिए बैठो। अब वो चीजें जो है ब्रेन से डील नहीं होता। हेड जो है हमेशा मंगल का एनर्जी लेके चलता है, तो इसीलिए इम्पेशेंट होता है। बात समझ गए? इम्पेशेंट। और इम्पेशेंट लोग कभी कुछ नहीं करते हैं। क्या चाहिए आपको? जरूरत से ज्यादा बड़ा पेशेंस। कौन दिलाएगा पेशेंस आपको? पहले तो सैटर्न, फिर तो बिलीफ, आपके इंट्यूशन के ऊपर आपका बिलीफ। कौन आपको एक्चुअल में रेस्ट लेने नहीं देता है? रेस्टलेस प्लैनेट्स कौन से हैं? पहला तो रेस्टलेस प्लैनेट जो है वो मार्स है, मार्स। उसके बाद जो है मरकरी है, ये भी रेस्टलेस है, उसके बाद सबसे खतरनाक है राहु, उसके बाद आप किसी को ले सकते। इसका सूझबूझ सबसे ज्यादा है, सबसे सूझबूझ जो है ज्यादा है वीनस का। अंडरस्टैंडिंग, हर चीज को सह के उसको कंटिन्यू करने का एबिलिटी, सताने का एबिलिटी इनका है। कंसिस्टेंसी भी यही प्रोवाइड करते हैं, परसिवरेंस भी यही प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही हाई साउंडिंग वर्ड्स है, लेकिन बिना शनि के होगा नहीं। शनि ही आपको एक काम को बार बार करने के लिए, लंबे अरसे तक करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये जो काम अच्छा है बुरा है, रिलेशनशिप अच्छा है, स्टिक टू द रिलेशनशिप, वो एक्सपीरियंस का कारक जुपिटर है, जो आप खुद, है ना। जी, तमाम चीजें वो एक्सपीरियंस करता है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन समझना है, और उसके बाद आप देखना आपके लाइफ में एक अलग सा मीनिंग होगा। एक सिंपल सा लॉजिक आपको बहुत सारे आइडिया दे सकता है कि कौन सा नक्षत्र एक्चुअल में मेरे एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, क्योंकि वो नक्षत्र ही एक्चुअल में आपको रियल एनर्जी देता है। जैसे मानिए मैं किसी का चार्ट देखा और मैंने उसको कहा कि जी इसका लग्न जो है स्कॉर्पियो है, 8th हाउस स्कॉर्पियो। अब आप स्कॉर्पियो के बारे में कुछ भी बोलो, जब तक आपका स्कॉर्पियो का सेग्रीगेशन आपको पता नहीं है, आप कभी भी एप्लीकेशन कर नहीं सकते हो कि वो इंसान क्या है, कैसा है, ट्रांसफॉर्मेटिव है, या उसका नेचर क्या है। नहीं तो खाली सुपरफिशियल चीजें कहोगे। स्कॉर्पियो बिच्छू है, ये इंसान बिच्छू की तरह डस सकता है। स्कॉर्पियो का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जहां पे भी है वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिलाएगा, रटा रटाया चीज है।
लेकिन ये साइन कौन सा है भाई? एट। 8 साइन है। क्या मतलब है उसका? 4, 8 और 12, ये सारे कौन से साइन है? जहां पे आपका दशा सिस्टम का सर्कल खत्म होता है ना। केतु से शुरू होता है, बुध से खत्म होता है। तो हर 4 नंबर 8 नंबर साइन में लास्ट वाला प्लैनेट कौन होगा जो लॉर्ड बनेगा? मर्क्यूरी। बहुत ही बढ़िया। उससे पहले कौन बनेगा? सैटर्न। है ना। बहुत बढ़िया। और जो थोड़ा सा ही हिस्सा होगा वो किसका होगा? जुपिटर। जुपिटर। है ना। क्या अर्थ है उसका? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब आप चीजों को रियल में एक्सपीरियंस करोगे। दूसरे का ज्ञान सुन के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तब न तो मरकरी ट्रांसफॉर्मेशन करा देता। मरकरी इंटेलिजेंस है। कई सारे लोग दूसरे का प्रॉब्लम देख के ही अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है शुरू कराता है ज्ञान, एक्सपीरियंस, जुपिटर। और जो ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद अपने लाइफ में लाते हो वो लॉन्ग टर्म होता है, वो लाभकारी होता है। क्योंकि जुपिटर का एनर्जी उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपके साथ जोड़ देगा। आप जीव हो तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके ज्ञान जो है लेके आएगा, आपका एक्सपीरियंस लेके आएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन को स्टेबल बनाना है, यानी जो बदलाव आपके लाइफ में आया है उसको कंसिस्टेंट बनाना है, उस बदलाव को जीना है। ऐसा नहीं कि आपने जो है पहले चोरी किया था, अब ट्रांसफॉर्म हो गए हो, अच्छा बन गए 3 महीने के लिए, फिर से कोई परिस्थिति है फिर से चुराना शुरू कर दी। फिर वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? वो दिखावा है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन को कंसिस्टेंट कौन बनाएगा? सैटर्न। सैटर्न। और वो सैटर्न जब आपको कंसिस्टेंट बनाएगा तो आपका वाणी पहले बदलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं होता है। आप ट्रांसफॉर्म हो ना किसी तरीके से आपका वाणी इन्फ्लुएंस होगा, दूसरे का वाणी इन्फ्लुएंस होगा। आप खुद नहीं बोलोगे कि मैं तो बदल गया हूं, अपना गुणगान नहीं करोगे, दूसरे बोलेंगे अरे ये इंसान तो यार बदल गया है, ये पहले कुछ और था अभी कुछ और है। इसका बोलने का तरीका देखो, इसके अंदर का एनर्जी को देखो, पॉजिटिविटी को देखो, हैप्पीनेस को देखो। तो ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है ना। स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है, लेकिन इसके अंदर ये सारे कॉम्बिनेशन हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। तो पता चला ये जो नक्षत्र का पार्ट है, यहाँ पे केतु है, यानी केतु का नक्षत्र लॉर्ड है ना। कौन हो गया? जुपिटर। यानी वो स्कॉर्पियो का पहला जो डिग्री है ना, थोड़ा डिग्री जो बचा है 3 डिग्री 20 मिनट, एक पादव ही हमेशा बचता है जिसका भी फ्रैक्शन होता है, या तो 3 पादव बचते हैं, देखना है उस पे है। तो केतु का दशा जब आएगा आपके लाइफ में क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा? आपका विजडम कलेक्ट करने का जो है कैपेबिलिटीज बदल जाएगा। कलेक्ट करने का, विजडम कलेक्ट करने का गुरु मिल जाएंगे आपको। यू विल फाइंड समवन एज योर टीचर। क्योंकि जुपिटर एक्चुअल में एक्ट कर रहा है किसके थ्रू? केतु के थ्रू। केतु तो टाइम है, वो टाइम में आपको कोई एनर्जी दे रहा है, आपने उस एनर्जी को कैच कर लिया। अब पता चला केतु जो है अब जुपिटर के अंदर नहीं है, शनि के अंदर है। ट्रांसफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? आपके कंसिस्टेंसी से। आधे छोड़ के काम निकल गए हो, आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा? बहुत बार ऐसे होता है, लोग मेहनत करते हैं, ठीक जब मेहनत का फल मिलना होता है छोड़ देते हैं। इट इज जस्ट लाइक डिगिंग वाटर एट डिफरेंट प्लेसेस इन ए हाउस। पानी चाहिए आपको, 15 फीट खोल दिया, फिर बंद कर दिया, नहीं जी इधर तो पानी नहीं मिला। 50 फीट खोद दिया, पानी नहीं मिला, पता चला 60 फीट में ही पानी है। तो आपको ये 15 फीट 45 फीट 40 फीट बार बार खोदना नहीं है। कॉन्सिस्टेंटली उसी जगह पे ही आपको पानी का सोर्स ढूंढना है जहां आपने एक बार तय कर लिया, मिल जाएगा। वो शनि है। अब वो शनि जिसको ट्रांसफॉर्मेशन देता है वो बदलता ही नहीं है, नया स्टेज में वो रहता है ना। कई बार हम लोग फिजिक्स में पढ़ाते हैं न्यूट्रल स्टेबिलिटी। इसका मतलब है आप किसी बॉल को एक सरफेस पे रोल कर दो,
फिर वो कहीं ना कहीं पे सरफेस पे रुकेगा। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि एक पोजीशन से अगर कोई चीज रोल कर दिया गया तो दोबारा उस पोजीशन में वो वापस आएगा ही नहीं। ऐसे हो सकता है ना। Yes, sir. अब ये भी स्टेबिलिटी है, और ये ऐसा स्टेबिलिटी है जो दोबारा रिपीट नहीं होगा। लेकिन मानिए मैं एक बहुत बड़ा जो है ऐसा वेसल ले लिया या कोई पॉट ले लिया और उसके अंदर बॉल को रोल किया, तो सभी को पता है थोड़े देर वो इधर से उधर होने के बाद कहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, ठीक बीचों बीच स्टेबल हो जाएगा, है ना। ये लॉ ऑफ नेचर है। सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी पे सबसे ज्यादा आपका स्टेबिलिटी होता है। तो कम एनर्जी किसका है, व्हिच इज दैट प्लैनेट? सबसे कम एनर्जी सनी का है। लेकिन सबसे कंसिस्टेंट एनर्जी सनी का है। दोनों में बहुत अंतर है। एक जो है बहुत हाई पावर में एनर्जी जनरेट कर रहा है, मार्स है, सन है। लेकिन एक है वो सारे एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, अपना एनर्जी को बड़े स्लो तरीके से वो प्रोवाइड करता जा रहा है, करता जा रहा है। उसका एनर्जी रियल में ज्यादा है, जो एनर्जी को अपने पास रख पाता है। आपको एक एनर्जी मिल गया, एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी, आपके वाणी में सच्चाई आ गया, आप किसी को भी एडवाइस देते तो उसका जीवन बदल जाता है। तो जो एनर्जी आपको मिला है उसको जितने जल्दी जल्दी आप यूज करोगे आपका एनर्जी उतना जल्दी लॉस होगा। कई बार आपको कई चार्ट देखना ही नहीं है, कई बार लोगों को बिल्कुल अच्छा गाइड करना ही नहीं है। सत्यकेतु नाम के एक ऋषि थे, बहुत ही अच्छा ऋषि। अब एक बार ऐसे हुआ कि देवताओं ने जाके उनके पावर के बारे में बताया कि वो एक पेड़ काट रहे थे, तो पेड़ काटते काटते गलती से वो अपना एक अंगूठा काट दिया, और वो अंगूठा से देखा गया कि बहुत ही सुंदर फूल जो है निकल रहा है। तो ये किसी यक्ष ने देखा और जाके इंद्र जी को बोल दिया कि ऐसा एक मैंने ऋषि देखा जो पेड़ काट रहे थे, गलती से उनका हाथ का उंगली कट गया लेकिन वो उंगली से खून नहीं निकला। इस तरीके का अद्भुत दृश्य मैं देख के आया हूँ। तो इंद्र कहते चलो टेस्ट करेंगे कौन है। इंद्र को हमेशा डर होता है कि उनका पोजीशन कोई ले लेगा। तो उन्होंने क्या किया, उस सामने और एक देवता को एक वराह का रूप दे दिया, है ना, जो आपका जंगली सुअर हम कहते हैं ना, बोर। और उसके अंदर जो है एक जो है बहुत बड़ा तीर जो है आर पार घुसा हुआ है, और वहां से ब्लड धीरे धीरे गिर रहा है। अब वो सामने से दौड़ के गया उसी ऋषि के सामने, और पीछे उसको मारने वाला जो सबर है, वो शिकारी जो है पीछे पीछे आ रहा है। उसने पूछा, अभी एक भोर को आप जाते हुए देखे हैं क्या? मेरा शिकार है वो, मैंने उसको जो है तीर मारा है, और मेरा फैमिली जो है आज भूखा रह जाएंगे अगर मुझे वो नहीं मिला तो आप बताइए कौन से साइड में वो गया, इधर गया उधर गया। अब वो देखा गया कि उनका जो आंसर था ना वो इस तरीके का था कि देखिए मेरे आंखों ने देखा है वो किधर गया है, लेकिन मेरा आंखें बोल नहीं सकता, और मेरा मुंह बोल सकता है लेकिन मेरे मुंह ने नहीं देखा वो किधर गया। तो लाइफ का जो आंसर्स होते हैं ना इसी तर्ज पे होते हैं। जब आंखों ने देखा और बोल नहीं सकता तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है। सच भी बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, चुप भी रह सकते हो, ये कोई दोष नहीं है। ऐसे ही जब आपके मुंह ने देखा नहीं है तो वो बोल ही नहीं सकता कि वो क्या देखा है। आंखें और मुंह का कॉम्बिनेशन होगा तभी जाके आप सच बोलोगे या झूठ बोलोगे, तो भी चुप रहना है। तो ये जो आंसर का तर्ज था, इंद्र अपने रूप में प्रकट होकर कहते हैं ये बात सही है कि आप परम ज्ञानी हैं। तो ये इंद्र और सत्यकेतु का बात नहीं है, ये हमारे ज्ञान का बात है। कई बार आपको सच्चाई बोलना नहीं होता, होगा कोई लाइफ में ऐसे काम किया होगा जिसको अपने लाइफ का, पास्ट का या प्रेजेंट कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। बिना बात के जो जिसको परेशान करते हैं उनको फल भोगना पड़ता है। आपको पता चल जाएगा कुछ चार्ट के एनर्जी ऐसे होंगे
कि आप रात को सो नहीं पाओगे। जो सपने आप कभी देखते नहीं हो उस तरीके का सपना आपको दिखाई देगा। जो आपके साथ कोई अनहोनी होता नहीं उस तरीका अनहोनी होगा, क्योंकि आप उसके एनर्जी को भी एक्सेप्ट करोगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि किसी का भी चार्ट उठाए और आपने डिस्कशन कर लिया। कई बार आपको अवॉइड भी करना होगा, क्योंकि भगवान इतने भी भोले नहीं हैं कि वो अनजाने से किसी को पनिशमेंट दे देते हैं। लोग दिन रात कोशिश करते हैं और उनका आर्थिक स्थिति सुधरता ही नहीं है, फैमिली अच्छा नहीं हो पाता है, फैमिली में बार बार जो है किसी तरीके का स्पेशल चाइल्ड का बर्थ होता है। हर चीज को थोड़ी है कि भाई 1100 रुपये दे दो मैं आपको जो है बता देता हूँ। मैं भी कई सारे चार्ट मना कर देता हूँ। वो खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है। हो सके मेरे आंखों ने उस चार्ट को देखा है, मेरे मुंह को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग हैं उनका ग्रेटिट्यूड नहीं होता। आप उनको कुछ भी आप बता दो, कुछ भी हेल्प कर दो, दे विल नेवर टेल यू थैंक यू। हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके जो माउथ का एनर्जी है, मुंह का एनर्जी है, पानी का एनर्जी है, वो खराब है। वो कभी अच्छा बोल ही नहीं सकता। वो मुड़ के आपके खिलाफ नेगेटिव ही बोलेगा। लेकिन ऊपर वाला जो आपको खाना खिलाता है, उसके बोलने से थोड़ी आपके खाना रुक जाएगा। आपको वहां पहुंचना है जहां वो तय किया है, पहुंचोगे ही आप। तो इसीलिए कोई बात नहीं, जो जिसका कर्म कर रहा है उसको करने दीजिए। इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। और तभी ये प्लैनेट्स वहां पे बैठे हुए हैं। तो पता चला कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से आपको कष्ट ज्यादा होगा, कौन से चीज आपको लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो पता चला आपके दो प्लैनेट शनि में बैठे हुए हैं, स्कॉर्पियो साइन में। तो सारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? आपके कर्मा के थ्रू। ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेंगे कि आप उसको पूरा करने के बाद भी आपको कोई थैंक यू नहीं कहेगा, यार इसने किया क्या है मेरी लाइफ में, कुछ नहीं किया, इसने बर्बाद कर दिया मेरे जीवन को। तो आपको दुखी नहीं होना है। दैट इज द की टू योर ट्रांसफॉर्मेशन। वो अपना काम कर रहा है और आप अपना काम कर रहे हो। जब आप हर काम को दिमाग से सोचते नहीं हो तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आप देखो जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कौन सा नक्षत्र रूल करेगा? केतु। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन स्कॉर्पियो से हो रहा है, खत्म होते ही फिर से कौन सा प्लैनेट आ जाएगा? कोई भी प्लैनेट आए उसका नक्षत्र लॉर्ड केतु बनेगा। वही तो ज्ञान है, विजडम, सजिटेरियस। तो जो केतु आपका पूजवत बन रहा है और मंगल के घर में रह रहा है, वही फिर सूर्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो सूर्य के घर में भी रह रहा है और फिर वो जुपिटर में भी रह रहा है। यानी कनेक्ट कौन कर रहा है? केतु कनेक्ट कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है? मंगल को, सूर्य को और जुपिटर को। यानी आपको, आपके भाई को और आपके पिता को। यानी आपके पैशन को, आपके विजडम को और आपका लीडरशिप क्वालिटी को कनेक्ट कर रहा है। कनेक्शंस तभी बहुत पावरफुल होता है जब वो एक्चुअल स्पिरिचुअल लेवल पे होता है। हम किसी को प्यार कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, द वर्स्ट काइंड ऑफ अटैचमेंट। मेंटल अट्रैक्शन हो सकता है, एवरेज लेवल का है। लेकिन जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है ना, उसको सोलमेट कहते हैं, है ना, ए कनेक्शन बिटवीन द सोल्स। क्या मजे हैं उसमें। लोग कहते हैं केतु डिटैचमेंट का कारक है, सुप्रीम अटैचमेंट का कारक केतु है। तभी तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। कुछ दिन के बाद सभी को लगता है कि ये मटेरियल चीजों को छोड़ो, कभी कोई सत्संग भी अटेंड कर लो, रात को कोई भजन भी सुन लो, कोई मंत्र भी सुन लो। वो कनेक्शन स्पिरिचुअलिज्म ऐसे नहीं आता है। वो जब आपके पास रियल गॉड गिफ्ट है तभी आएगा। तो इसीलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि हर प्लानेट का जो कॉम्बिनेशन है ना, उस कॉम्बिनेशन को याद रखने के लिए आपको कोई 27 नक्षत्रों का नाम याद नहीं रखना है। कुछ चीजें अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि उनका नाम ही ऐसा है। जैसे ज्येष्ठा, ज्येष्ठ भ्राता कौन था पांडव में? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर।
तो ज्येष्ठा का मतलब है बड़ा, है ना, ज्येष्ठ। तो आप देखो, जिसका मरकरी ज्येष्ठा में है उसको क्या लगेगा, उससे बड़ा इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है, क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है। उसे लगेगा उससे अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि मरकरी वाणी का कारक है। जिसका जुपिटर ज्येष्ठा में होगा क्या होगा, उसको लगेगा उससे बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं है। जिसका शनि होगा उसको क्या लगेगा, मेरे से ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। जिसका केतु ज्येष्ठा में होगा क्या करेगा, मैं तो किसी को भी छोड़ के जा सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या चाहिए, उस इंसान का नेचर दिख जाएगा आपको, है ना। ज्येष्ठा का मतलब उसको सबसे पहला पोजीशन चाहिए, जो भी प्लानेट है उस रास्ते में पहला पोजीशन चाहिए। कोई भी बच्चा का कोई भी प्लानेट ज्येष्ठा में है, स्कूल में चाहे उसका पोजीशन 5 ही हो, वो बर्दाश्त कभी भी नहीं करेगा कि कोई उससे ज्यादा मार्क रख ले। उसको हमेशा फील होगा कि आई बिलोंग टू द फर्स्ट पोजीशन। ये ज्येष्ठा का कमाल है। तो देखो, ऐसे ही श्रवणा भी है, बारिश के साथ सावन का महीना को हम जोड़ते हैं, सुनने के साथ किसी का लिंक हो सकता है। तो जो प्लानेट का नेचर है उसके साथ उसके जो प्लैनेट्स होते हैं वो जैसे भी हो अलाइन हो जाते हैं, उसके साथ जितने नक्षत्र हैं वो अलाइन हो जाते हैं। केतु का 3 नक्षत्र है लेकिन सभी का थीम सेम है, स्पिरिचुअलिज्म, डिटैचमेंट, इंट्यूशन। जुपिटर का 3 नक्षत्र है, सभी का वही थीम है, विजडम, इंटेलिजेंस, रेस्पेक्ट। सूर्य का 3 नक्षत्र हैं, सभी का वही सेम प्रिंसिपल्स हैं, किसी भी तरीके का लीडरशिप, मास को कंट्रोल करने का एबिलिटी, टू बिहेव एज ए किंग वाला एटीट्यूड। वीनस हमेशा रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देने वाला, किसी भी तरीके का लग्जरी को रिसीव करने वाला, एंजॉय करने वाला। सैटर्न रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला। मंगल लड़ाई झगड़ा कॉरेज, ये सारे चीजों को रिप्रेजेंट करने वाला। तो आप ढूंढिए उनको, 3-3 का लिस्ट बना लीजिए और अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी, यही प्लैनेट्स हैं, यही एनर्जीज है जो आपको किसी ना किसी तरीके से उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां से आप दुनिया को अलग तरीके से स्टडी करना शुरू कर देते हो। ऐसे नहीं होता है कि आपने नहीं सोचा और आपको चीज मिल गया, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहला तो मैंने जैसे बताया था, सिंपल लॉजिक आपको लगा लेना है कि वो जितने भी आपके साइंस हैं वो साइन को पूरा याद करके किसके साथ किसको जोड़ने का जरूरत नहीं है। कैसे साइन जोड़ोगे, 1 2 3 4, उसके बाद क्या होगा 5 6 7 एंड 8, तत्व के हिसाब से जोड़ दो। फिर 9 10 11 एंड 12, 4 4 ले लिए, है ना। इनके साथ कैसे जुड़ेगा, 1 से लेके पूरा 9 तक नक्षत्र, है ना, सारे नक्षत्र सेम सेम थीम रिपीट होगा, यहाँ पे भी यहाँ से। नंबर अगर मैं कहूंगा तो ये 10 से हो जाएगा कहाँ तक, 18 तक, और लास्ट में क्या हो जाएगा 19 से 27 तक। लेकिन सबका स्वामी सेम है, इधर केतु है, इसका भी केतु है, इसका भी केतु है, ये भी बुध है, ये भी बुध है, और ये भी बुध है। सबका थीम कहाँ पे खत्म, बुध पे। कहाँ से शुरू, केतु से। इधर भी केतु से शुरू, इधर मरकरी, केतु और मरकरी। कैसे करना है ऑर्डर, 1 2 एंड 3। इसका मतलब एरीज पहला नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र। फिर क्या होगा, रिपीट, क्योंकि कोई भी प्लैनेट का एनर्जी कंटिन्यूटी में ही रहेगा, रिपीट करेगा वो जैसे भी हो। कहाँ पे खत्म होगा, जब वो साइकिल फिर से शुरू होगा। तो 1 2 3 आपका एरीज के लिए हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, सेम 3 से शुरू, 3 4 5 किसके लिए, टॉरस। फिर कहां से सेम शुरू, 5 6 7 किसके लिए, जेमिनी। फिर कहां से शुरू, 7 8 और 9, कैंसर। अब जो 1 2 3 लिखा था फिर लियो से शुरू, उसके बाद फिर वर्गो, लिब्रा, फिर स्कॉर्पियो, खत्म स्कॉर्पियो। इसीलिए वाटर साइन हर चीज को मिला लेता है
और अर्थ में भी कितना परसेंट वाटर है? 66%. हाँ जी, 66%. धीरे धीरे कम हो गया है, 71% है ना। 70% बॉडी में भी हमारा बहुत सारे लिक्विड्स हैं, है ना, वाटर कंटेंट बहुत है। तो आप समझ जाओ इतने सारे वाटर होने का क्या चांसेस है, क्योंकि हर चीज को अपने में मिलाने का हुनर वाटर साइन में होता है। हर चीज को जितना भी हीट आप प्रोवाइड कर दो, है ना, वाटर उसको जो है किसी ना किसी तरीके से निकल जाता है ना। जितना भी हवा रहे वो वाटर में समा जाएगा, है ना। वाटर ही अपना एनर्जीज को हवा में भेजता है ना। सन का एनर्जी रिसीव करके वाटर साइकिल बनता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर आ जाएगा। देखो देश में क्या तबाही मचा हुआ है वाटर के वजह से। हर जगह पे कोई पुल टूट रहा है, गांव के गांव बह जाते हैं, है ना। चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे आप गुजरात ले लो, हर जगह पे चल रहा है ना। तो आपको ये देखना है। तो मैं क्लास एंड करने से पहले नाम को भी बता देता हूँ। केतु के नक्षत्र किसी को पता है तो मुझे बताना, ठीक है ना। पहला कौन है? अश्विनी, अश्विनी, उसके बाद कौन है? मूला. मगा, मूला, मूला, हाँ, है ना। और फाइनली कौन है? मूला. मूल, है ना। नंबर पूछो तो ये पहला नक्षत्र, ये 10वां 10, नक्षत्र, ये 19वां नक्षत्र, है ना। 19 टोटल मिला दोगे, देखो 1 सब वही है। केतु के बाद कौन आएगा? विनस। Venus. नक्षत्र नंबर क्या होगा? 2, 11. 11 और 20 टोटल करोगे तो हमेशा 2 आएगा। तो ये कौन है? भरणी, है ना। लग्जरियस साइन में भरणी का शुरुआत 2। लेकिन कहाँ पे है ये? कहाँ पे नक्षत्र पड़ता है ये? एरीज में, है ना, एरीज। तो इसीलिए हम कुछ भी चीजों को एंजॉय करते हैं उसका शुरुआत हमेशा हेड से होता है। हम दिमाग में उस चीज को जो है पहले सोचते हैं, फील करते हैं, उसके बाद जाके हम उस चीज को एंजॉय करते हैं, है ना। तभी खाने को इतने सुंदर तरीके से सजाया जाता है, वो उसका बहुत बड़ा पार्ट है। जो भी फूड इंडस्ट्री में है वो डेकोरेशन का क्या वैल्यू है उनको पता है। दाल मखनी में वही दाल होता है, लेकिन कहीं पे वो 1000 रुपए होता है तो कहीं पे वो 20 रुपए होता है ना। फिर कौन सा है? पूर्वा फाल्गुनी। इन सब के बारे में मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा एक एक करके। उसके बाद क्या है? पूर्वा साढ़ा। पूर्वा साढ़ा। तो ऐसे ही सूर्य के लिए कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा। चंद्रमा के लिए रोहिणी, हस्ता हाथ को रिप्रेजेंट करता है ना, और श्रावण, श्रावण तो वो जो है रेन के साथ रिलेटेड है। नए चीजों को जन्म देने का जो बात है उसका बात हम करेंगे। ऐसे ही मंगल के लिए मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। राहु के लिए आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। जुपिटर के लिए पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वभाद्रा। सैटर्न के लिए पुष्या, अनुराधा, और क्या है? उत्तर भाद्रपदा। और मरकरी के लिए अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। सबका स्टोरी बताएंगे, सबके डैडी कौन है बताएंगे। और ये एक नए लेवल पे हम जाएंगे, क्योंकि केपी लेवल को समझने के लिए हर नक्षत्र का पाद से लेके जो भी उसके सबलॉर्ड बनेंगे उनके बारे में बहुत बढ़िया आइडिया होना जरूरी है। तब आप सरफेस लेवल पे किसी का भी प्रेडिक्शन नहीं करोगे, आप सीधा डीपर लेवल पे कनेक्ट कर सकते हो चीजों को, ठीक है। तो आज मैंने काफी लंबा लेक्चर ले लिया, तो आई विल नॉट बी टेकिंग एनी क्वेश्चन टुडे एंड वी विल कंटिन्यू इन द कमिंग क्लास। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने थैंक यू किताब सो के लिए मच। ऑर्डर, सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, आप कम से कम गुरु दक्षिणा के तौर पे एक एक किताब तो ऑर्डर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रेस में जो 1100 में मिलेगा विथ पोस्टेज, आई विल प्रोवाइड दैट 563 पेजेस बुक एट 700 एट द कॉस्ट प्राइस एंड द पोस्टेज प्राइस। और ये लास्ट टाइम का जो किताब था उसके मुकाबले इट इज
altogether a different kind of book which you will definitely appreciate. और आप लोग तो ज़्यादा कनेक्ट करोगे क्योंकि we are not connected only through simple lectures or you can say discussions on the Facebook forums. हम एक दूसरे को काफ़ी साल से जानते हैं और एक डिवाइन कनेक्शन भगवान के आशीर्वाद से बना है. आई ऑलवेज फील कि भगवान ने कोई मैं अच्छा काम किया होगा जिसके वजह से इस तरीके के कुछ स्टूडेंट्स मुझे दिए हैं. So I always appreciate and I will remember this forever. Thank you and namaskar. ठीक है? Thank you. Namaskar. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.